निर्माण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन प्रताप तंवर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए शुरू करते हैं आज के हमारे करंट अफेयर पे आधारित एमसीक्यूज़। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिकल सेल डिजीज़ के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, सिकल सेल एनीमिया लाल रक्त कणिकाओं अर्थात आरबीसीज से संबंधित एक आनुवांशिक रोग है। दूसरा स्टेटमेंट है, प्रति वर्ष 19 जून की तिथि को विश्व सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। अब आपको बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सिकल सेल डिजीज़ के बारे में सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब स्टेटमेंट फर्स्ट भी सही है और सेकंड भी सही है। ठीक है, तो इस बात को याद रखेंगे। आरबीसी से जुड़ी हुई ये क्या है? डिजीज़ है जो सिकल सेल एनीमिया है और एक तरह का ये आनुवांशिक रोग है और हर साल 19 जून की तिथि को ही वर्ल्ड सिकल सेल डे मनाया जाता है। अब देखते हैं इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। ये देखिए, जनजातीय कार्य मंत्रालय 19 जून की खबर है, ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों में सिकल सेल बीमारी और इसके प्रबंधन के बारे में और अधिक जागरूकता की आवश्यकता है। श्री अर्जुन मुंडा जो मंत्री जी हैं उन्होंने इस बात को बोला, तो इसी के चलते सिकल सेल डिजीज़ पे मैंने क्वेश्चन बनाया। चलिए अब आगे। ये देखिए, अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस ARIES के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। दूसरा, यह एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स एवं वातावरण विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करता है। अब आपको बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या होगा? 5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है कि यह जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है, ये एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोफिजिक्स और एटमॉस्फेयर साइंस के क्षेत्र में रिसर्च का काम करता है, लेकिन ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन नहीं है। ये जो काम करता है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमारी मिनिस्ट्री है उसके अधीन काम करता है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। चलते हैं अब आगे। ये देखिए, इस प्रश्न को क्यों बनाया गया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की खबर है कि आगामी सूर्य ग्रहण का सोशल मीडिया पर लाइव टेलीकास्ट करेगा ARIES। ठीक है, तो ARIES के बारे में हमने जान लिया, कौन से मंत्रालय के अधीन है, क्या काम करता है, दोनों ही चीज़ें हमें पता चल गई। अब चलते हैं आगे। ये देखिए, और इसको इम्पोर्टेंट नोट करेंगे प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सत्यभामा पोर्टल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह पोर्टल खान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। दूसरा, पोर्टल देश में खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देकर डिज़ाइन और विकसित किया गया है। अब आप बताइए, सत्यभामा पोर्टल के बारे में इन दोनों कथनों में से कौन सा कथन सही होगा और ए, बी, सी या डी। सही उत्तर क्या है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है, बताइए। आज द हिंदू में, इंडियन एक्सप्रेस में, PIB में, सब जगह चर्चा में है आज ये सत्यभामा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, मतलब कि पहला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि ये पोर्टल खान मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया, और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है कि देश में खनिज खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देने के लिए इसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है। अब ये देखिए, इस प्रश्न को हमने क्यों बनाया। खान मंत्रालय 19 जून की खबर है ये। श्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए R&D पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है सत्यभामा। ठीक है, अब इस सत्यभामा की फुल फॉर्म क्या है ये लिख देता हूँ मैं आपके सामने। ये देखिए, ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत निर्भर भारत
इन माइनिंग एडवांसमेंट। ठीक है, याद रखेंगे इसे। चलते हैं अब आगे। तो हिंदी में देख सकते हैं, खनन उन्नति में आत्मनिर्भर भारत के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना पोर्टल, ये इसका नाम हिंदी में है। चलते हैं अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। प्रश्न क्या है, सिविल सर्विसेज बोर्ड अर्थात CSB के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, नियमों के अनुसार सभी राज्यों में नौकरशाहों के स्थानांतरण और पोस्टिंग मतलब ट्रांसफ़र और पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड होना चाहिए। दूसरा, सिविल सर्विसेज बोर्ड की अध्यक्षता राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अब आपको बताना है कि सिविल सर्विसेज बोर्ड के बारे में A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। ठीक है, और महत्वपूर्ण रहेगा ये प्रीलिम्स के लिए। क्या होगा इसका सही उत्तर? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन A। ठीक है, कि नियमों के अनुसार सभी राज्यों में नौकरशाहों के स्थानांतरण पोस्टिंग पर निर्णय लेने के लिए एक सिविल सर्विसेज बोर्ड होना चाहिए। सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि इसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री इसकी अध्यक्षता करता है, नहीं जो उस राज्य का, जिस भी राज्य में सिविल सर्विसेज बोर्ड एस्टेब्लिश किया जाएगा उसका जो चीफ सेक्रेटरी है वो इसका क्या होगा, अध्यक्षता करेगा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हुआ। अब देखते हैं प्रश्न हमने क्यों बनाया। ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस की खबर है 19 जून की। एक्सप्लेन वाई आर पंजाब कांग्रेस लीडर्स अप अगेंस्ट सिविल सर्विसेज बोर्ड। ठीक है, नोटिफिकेशन जो अभी नोटिफिकेशन निकाला है पंजाब सरकार ने सिविल सर्विसेज बोर्ड का, उसका वहाँ पे उस नोटिफिकेशन का विरोध हुआ है। ठीक है, ये पूरी खबर क्या है नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में आपके लिए। ये देखिए सिविल सर्विसेज बोर्ड से जुड़ी खबर थी ये। मैं आपके सामने बता देता हूँ कि हाल ही में जो पंजाब सरकार है उसने जो पंजाब राज्य के अंदर भारतीय प्रशासनिक सेवा जो ऑल इंडिया सर्विसेज है मतलब इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, उसके अधिकारियों के स्थानांतरण और नियुक्तियों पर निर्णय लेने के लिए 3 मेंबर सिविल सर्विसेज बोर्ड के गठन की अधिसूचना जारी की थी। अब पहले तो जान लेते हैं कि सिविल सेवा बोर्ड होता क्या है और ये चर्चा में कब आया, क्यों आया, कैसे आया। ये देखिए, नौकरशाही अर्थात जो ब्यूरोक्रेट्स है वो राजनीतिक हस्तक्षेप से अलग करने के लिए और राजनीतिक अधिकारियों द्वारा बार बार स्थानांतरण को समाप्त करने के लिए साल 2013 में उच्चतम न्यायालय ने केंद्र और राज्य सरकार को नौकरशाहों के स्थानांतरण के लिए और उनकी नियुक्ति पर विचार करने के लिए एक सिविल सेवा बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया था। तो यहाँ से तो ये ओरिजिन हुआ सिविल सर्विसेज बोर्ड की जो बात कर रहे हैं हम। ठीक है, अब नियमों के अनुसार सभी राज्यों में नौकरशाहों के स्थानांतरण, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनका जो ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, जो उनकी पोस्टिंग होगी उस पर डिसीजन लेने के लिए ये काम बोला गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये काम सिविल सर्विस बोर्ड द्वारा होना चाहिए। ठीक है, और राज्य के जो मुख्य सचिव है चीफ सेक्रेटरी वो सिविल सेवा बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे हम। अब इसका विरोध क्यों किया जा रहा है पंजाब में, ये देखते हैं। जो ये अधिसूचना जारी की है, नोटिफिकेशन पंजाब गवर्नमेंट ने, उसमें IAS अधिकारियों को एक निश्चित कार्यकाल प्रदान किया गया। अभी तो जैसे कोई भी टेन्योर फिक्स नहीं होता, आपको कभी भी किसी भी टाइम आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है, कोई भी पोस्ट पे आपको बिठाया जा सकता है। तब जो ये अधिसूचना जारी की थी पंजाब गवर्नमेंट ने, उसने बोला कि उसमें जो IAS ऑफिसर्स का जो टेन्योर होगा उसको फिक्स किया जाए एक सर्टेन टाइम के लिए, जिससे राज्य के कुछ नेताओं मतलब इस बात से सहमति उन्होंने व्यक्त नहीं की। फिर देखते आगे क्या हुआ। उनका क्या मानना था कि IAS अधिकारियों की जो नियुक्ति और स्थानांतरण है वो राज्य सरकार का या राज्य का ही क्या है, वो विशेषाधिकार है। ठीक है, तो विशेषाधिकार मानते हैं तो वो नहीं चाहते कि वो सिविल सर्विसेज बोर्ड के पास ये उनकी नियुक्ति और स्थानांतरण की जो ताकत या शक्ति उनके पास भेजी जाए। फिर देखो, कार्यात्मक और प्रशासनिक समस्याएं पैदा होगी, उनका ये मानना है, तथा इससे राज्य सरकार के अधिकार और अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण होगा, ऐसा उनका मानना है जो इस नोटिफिकेशन का विरोध कर रहे हैं। फिर जो एक और तीसरा जो पक्ष है वो देखते हैं, निश्चित कार्यकाल के जो नियम है वो मुख्य सचिव के बोर्ड को स्थानांतरण हेतु सिफारिश की जांच की शक्ति प्रदान किए जाने से भी इन नेताओं के प्रभाव में कमी आएगी। कुल मिला के जो पॉलिटिशियंस का है, जितने, उनका ये मानना है कि इससे राज्य का जो विशेषाधिकार है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो प्रभाव है, उसमें क्या होगी, वो कमी आएगी और कहीं ना कहीं मुख्य सचिव की शक्ति और प्रभाव बढ़ेगा, जिसके चलते उसका विरोध कर रहे हैं। जबकि सरकार का क्या मानना है कि अगर इस तरह का सिविल सर्विसेज बोर्ड को एस्टेब्लिश किया जाता है
तब उससे बेहतर प्रशासन होगा और जो नियम है वो उनका सख्ती से पालन भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा सिविल सर्विसेज बोर्ड वाला मैटर प्रीलिम्स में जो इसमें डायमेंशन आएगा, एक तो इसके अध्यक्षता कौन होगा और ये काम क्या करेगा, कैसे करेगा, बस ये सारे डायमेंशंस देखने हैं। वो पॉजिटिव, प्रो एंड अगेंस्ट तो हमने इसलिए देखे ताकि आपको कहीं भी अगर मेंस में कहीं भी कुछ भी रिकॉल करना हो तो आपको ये सारी चीज़ें याद रहे। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और ये भी इस बार प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट के तहत ड्रग्स के निर्माण, बिक्री और वितरण का विनियमन मुख्य रूप से राज्य प्राधिकार का विषय है, मतलब स्टेट जो अथॉरिटीज़ है उनसे कंसर्न ये मैटर है। दूसरा, जो केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन जिसको CDSCO बोला जाता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय नियामक प्राधिकरण है, मतलब नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी है। तीसरा, CDSCO नवीन दवाओं को अनुमोदित तथा क्लिनिकल ट्रायल का संचालन एवं दवाओं के मानकों को निर्धारित करता है। अब आपको बताना है इन तीनों कथनों में से कौन सा कथन सही है और A, B, C या D सही उत्तर क्या होगा। क्या होगा सही उत्तर? देखो, UPSC पिछले 2-3 साल से किसी ना किसी गवर्नमेंट बॉडी पे एक क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए न्यूज़पेपर में जो भी आता है ना, मैं उसको ज़रूर कवर करने की कोशिश करता हूँ ताकि एग्ज़ाम में आपको कुछ तो आइडिया हो कि वो क्या काम कर रहा है, किसके अधीन काम कर रहा है, कैसे उसकी फंक्शनिंग होती है। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के तहत जो ड्रग्स के जो उनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, सेल्स होगी और डिस्ट्रीब्यूशन का जो पूरा रेगुलेशन है वो मेनली कौन करता है, स्टेट अथॉरिटीज़ का ही वो क्या है, विषय है। और जो CDSCO स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भारत सरकार के अधीन एक राष्ट्रीय नियामक जो प्राधिकरण है, और कौन से मंत्रालय के अधीन आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये बात ध्यान रखेंगे हम यहाँ पे। ओके, तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। अब देखते हैं इस प्रश्न को मैंने क्यों बनाया। ये देखिए, आज की द हिंदू की खबर और इंडियन एक्सप्रेस दोनों में ये खबर है। ये जो स्लाइड लगाई है तो मैंने इंडियन एक्सप्रेस की लगाई है कि ग्लेनमार्क एंटी वायरल जो फेबिफ्लू जो दवा है उसको CDSCO ने इमरजेंसी यूज़ के लिए इस्तेमाल करने की अनुमोदन दिया है, लेकिन उस पर कुछ राइडर्स लगे हैं, उस पर कुछ नियंत्रण है, जिसके बाद ही इसका इस्तेमाल किया जाएगा। जो ये फेबिफ्लू है, फेबिफ्लू, इसी कोई फेविपिराविर नाम से जाना जाता है, और बोला है कि इस दवा को इस्तेमाल कर सकते हैं कोविड-19 के ट्रीटमेंट में पेशेंट के साथ, लेकिन कुछ राइडर्स का इस्तेमाल होगा। जैसे कि इन्होंने बोला है कि अप्रूवल हैज़ बीन ग्रांटेड ऑन द कंडीशन दैट द ड्रग बी एडमिनिस्टर्ड ओनली विद द इन्फॉर्म्ड कंसेंट, मतलब कंसेंट लिए जाने के बाद ही इस दवा का क्या किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, चलते आगे। तो यहीं CDSCO चर्चा में आया। अब ये CDSCO इसका फंक्शन क्या है ये भी देख लेते हैं। ये देखो, सबसे पहले तो ये अप्रूवल करता है नई दवाओं को और क्लिनिकल ट्रायल को अप्रूवल देने का काम यही करता है। ठीक है, जो इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंसिंग का काम ये भी यही करता है। जो ब्लड बैंक्स हुए, LVPs हुए, वैक्सीन्स हुए, RDNA प्रोडक्ट्स हुए और कुछ मेडिकल डिवाइसेस है, उनको लाइसेंसिंग अप्रूव करने का काम भी इसी का ही है। उसके बाद अगर ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स और रूल्स में किसी भी तरह का अमेंडमेंट करना हो तो वो भी इसी का ही फंक्शन है। ठीक है, अगर किसी दवा को या कॉस्मेटिक को बैन करना हो वो इसका फंक्शन है। ठीक है, ये टेस्टिंग के लाइसेंस, पर्सनल लाइसेंस और NOCs देता है, किसके लिए, एक्सपोर्ट्स के लिए। न्यू ड्रग्स की टेस्टिंग भी यही करता है। तो ये सारे इसके फंक्शन हैं। ओके स्टूडेंट, चले अब आगे। ये देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किस कारण से चीन के उत्पाद, मतलब जो चीन से आने वाले प्रोडक्ट है वो सस्ते हैं। ठीक है, पहला सस्ता श्रम, दूसरा दक्ष व्यावसायिक पारितंत्र, तीसरा सुगम व्यावसायिक ऋणों की उपलब्धता, चौथा स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक तथा पर्यावरण संरक्षण कानूनों की अवहेलना, पांचवा कम लागत पर कच्चे माल की आपूर्ति। अब ये आपको बताना है कि इन पांचों कारणों में से ऐसे कौन से कारण हैं जिसके चलते चाइनीज़ प्रोडक्ट सस्ते होते हैं। बताइए कि A, B, C या D सही उत्तर क्या है।
5 सेकंड का टाइम है आप लोगों के पास, सोच समझ के जवाब देना है हमें। और इस प्रश्न का जो सही उत्तर है ये है ऑप्शन डी, मतलब 1 2 3 4 5 सारे के सारे सही है। सस्ता श्रम, दक्ष व्यावसायिक पारितंत्र, सुगम व्यावसायिक, इजीली उनको ऋण मिल जाते हैं, ठीक है। अच्छा वहाँ पे बिजनेस इकोसिस्टम है, चीप लेबर है। उसके साथ साथ ऐसा भी आरोप क्रिटिसिज्म किया जाता है कि चाइना की वहाँ की जो हेल्थ एंड जो सेफ्टी के जो स्टैंडर्ड्स है और जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के जो लॉज है उनकी अवहेलना की जाती है, ठीक है। इंडिया में तो क्लियरेंस में ही इतना लंबा सारा टाइम लग जाता है जिसके चलते बहुत सारे प्रोजेक्ट भी हमारे क्या हो जाते हैं, स्टॉल्ड हो जाते हैं। तो चाइना में इन चीज़ों की अनदेखी की जाती है, ऐसे लगातार उसकी आलोचना भी होती रहती है और आरोप भी लगते रहते हैं। उसके साथ साथ वहाँ पे जो कच्चे माल की आपूर्ति है वो कम लागत पे ही हो जाती है, ये भी इसका एक कारण है। अब ये देखते हैं कि इस प्रश्न को हमने बनाया क्यों। ये देखो आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है और आप सभी को बोलूँगा कि जो आज 20 जून का इंडियन एक्सप्रेस है उसको डाउनलोड करना और उससे एक्सप्लेन्ड वाले पेज पे देखो, एक्सप्लेन्ड वाले पेज को मैं लगातार रिकमेंड कर रहा हूँ आप लोगों को, काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी में लिखा है कि वाई चाइना ट्रेड बैन इज़ बैड। देखो लगातार, क्योंकि इंडिया और चाइना के बॉर्डर पे हम मतलब जो LAC पे है वहाँ पे आपसी टेंशन की सिचुएशन बनी हुई है। उसमें एक नया विचार भारत में बल पकड़ रहा है कि क्यों ना हम चाइना के प्रोडक्ट्स को वहाँ उसके साथ ट्रेड को बैन कर देते हैं। तब ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि ठीक है, अगर आप इस आइडिया को लेके आ रहे हैं तब ये आइडिया कितना फिजिबल है, ये वास्तव में काम करेगा भी या नहीं। तो वाई चाइना ट्रेड बैन इज़ बैड आइडिया, तब इसने बोला है कि क्यों एक बैड आइडिया है, हमारी क्या मजबूरियां है, क्या कारण है जिसके चलते हम यह नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी एस्पायरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। देखो आप पढ़ो, मेरी लिमिटेशंस है कि MCQ में इतनी सारी चीज़ें डिटेल में मैं नहीं पढ़ा सकता, अदरवाइज़ इस तरह की चीज़ें पढ़ाना मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसको पढ़ाऊँगा तो कम से कम 15-20 मिनट बहुत सारे डायमेंशंस ओपन करने होंगे। तो आप इसको पढ़ो तसल्ली से, ठीक है। अब चलते हैं इसी को थोड़ा कुछ जो मेन चीज़ें हैं वो समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, इसमें बताया जो बायलैटरल ट्रेड है इंडिया का और चाइना का, उसमें इन्होंने 3 चार्ट दिखाई है, चार्ट 1, चार्ट 2 और चार्ट 3। इसमें क्या क्या चीज़ दिखाई है इन्होंने, देखो पहले चार्ट में बोला है 10% ऑफ इंडियाज़ ट्रेड इज़ विद चाइना। अगर 2018-19 में बात की जाए तो आप देख सकते हैं 10% जो भारत का ट्रेड है वो किसके साथ था, चाइना के साथ था, ठीक है। यहाँ पे जैसे लिखा है कि 8,44,156 मिलियन डॉलर का हमने टोटल ट्रेड किया था साल 2018-19 में, जिसमें चीन के साथ था हमारा 87,071 मिलियन डॉलर। उसमें भी अगर बात करें भाई, जब क्योंकि ट्रेड में तो क्या होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों ही इंक्लूड होंगे, तो उसमें से जो हमने एक्सपोर्ट किया और जो हमने इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट मतलब हमने इंडिया से चीन को भेजा, इंपोर्ट का मतलब चीन से भारत में मंगाया, तो हमने एक्सपोर्ट किया कितने में से, 87,071 मिलियन डॉलर में से वो था हमारा 16,752 मिलियन डॉलर, ठीक है। ये तो हमने एक्सपोर्ट किया, लेकिन इंपोर्ट देखिए कितना है इंडिया से, 70,319 मिलियन डॉलर। आप देख सकते हैं, यानी कि हम चीन से आयात ज़्यादा कर रहे हैं, चीन को निर्यात कम कर रहे हैं, एक बात। दूसरा इसने बोला है कि जो मोस्ट ऑफ इंडियाज़ जो भारत के जो इंपोर्ट हो रहे हैं चाइना से, वो ज़्यादातर इंटरमीडिएट मध्यवर्ती ही क्या है, वो वस्तुएं है, ठीक है। जैसे अब बात करें इंपोर्ट्स बाय वैल्यू, अगर हमने कितनी लागत का मंगाया, मतलब उसकी कॉस्ट क्या थी, और दूसरा वो परसेंटेज कितना था टोटल हमारे इंपोर्ट्स में। देखो अगर इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल मशीनरी और उससे जुड़े पार्ट की बात करें तो आप देखिए वो हमने चाइना से 18 बिलियन डॉलर का मंगाया, और जो टोटल इंडिया का इंपोर्ट शेयर था उसका ये 29% था। न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बॉयलर की बात करें तो 13 बिलियन डॉलर और 21% के उसकी क्या थी, इंपोर्ट शेयर था। ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें तो 7.5 बिलियन चाइना से मंगाया, ये 12% इसका इंपोर्ट शेयर था। अगर ये देखो उर्वरक, ये आयरन एंड स्टील, इनका आप देख सकते हैं 2 बिलियन डॉलर, 1 बिलियन डॉलर, 3%, 1.5%। तो आप ये देखो हमारी डिपेंडेंसी कितनी ज़्यादा है, और ये सारे के सारे इंटरमीडिएट गुड्स है, ये हमें मतलब ये चाइना से मंगाएंगे तभी हम इनमें आगे काम कर पाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे टोटल जो इंपोर्ट्स फ्रॉम चाइना वो 2019-20 की बात जो की करी है वो 62 बिलियन डॉलर के करीब हो गया, ये बात इसमें बोली गई। यहाँ पे देखो फिर जो इंडिया का एक्सपोर्ट टू चाइना एज ए परसेंटेज ऑफ टोटल एक्सपोर्ट, मतलब हम जितना भारत से टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसमें चाइना को हम कितना कर रहे हैं, सिर्फ 5%, ठीक है। उसके बाद देखो इंडियाज़ इम्पोर्ट फ्रॉम चाइना, हम जितना दुनिया से टोटल इंपोर्ट करते हैं उसमें 14% हम चीन से ही कर रहे हैं। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात है ये, इस बात को याद रखेंगे। इसलिए अभी क्या है, ठीक है
एक जो विचार बल पकड़ रहा है, लेकिन हमें बहुत सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना पड़ेगा कि किस तरह से हम चाइना पे अपनी डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती, धीरे धीरे आपको रास्ता निकालना होगा। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट को हमें प्रोटेक्ट करना है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी देखना है कि लॉन्ग टर्म में हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे। ओके, ये थोड़े थोड़े फैक्ट्स है, आप नोट कर लेना, काम आएंगे आपको कहीं ना कहीं मेंस में। अब ये देखिए, जो हमने बाय कटिंग चाइना इज़ नॉट ईजी, क्यों बहिष्कार जो चाइना का ईजी नहीं है। यहाँ पे मैंने एक स्लाइड और लगाई। अगर हम बात करें फार्मा और एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स की, तो जो टोटल इंडिया में फार्मा और एपीआईज़ है उसका 60% कहाँ से आ रहा है? चीन से। सोलर पावर अगर हम बात करें तो उसका कितना परसेंट हिस्सेदारी है उसके? चाइनीज़ प्रोडक्ट्स उसमें कितने यूज़ हो रहे हैं? 90%। स्मार्टफोन की बात करें तो 72%। 72% देख रहे हो ना स्टूडेंट आप, जितना ये स्मार्टफोन की हमारे पास जो मार्केट है 72% किस पे डिपेंडेंट है? वो चाइनीज़ जो गुड्स पे डिपेंडेंट है। स्टील की बात करें तो 18 से 20% उसमें चाइना पे डिपेंडेंसी है। टेलीकॉम इक्विपमेंट की बात करें तो 25%, ऑटो कंपोनेंट की बात करें तो 26%। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। ओके, ये थोड़ा एनालिटिकल चीज़ें सोचने में, समझने में, लॉन्ग टर्म में हम कैसे काम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे आगे जाना होगा, अपने एमएसएमईज़ को आगे बढ़ावा देना होगा, एक बहुत बड़ी अप्रोच है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वो आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ना, आज के एक्सप्लेन्ड का आर्टिकल है। ठीक है, चलते अब आगे। अब ये देखिए अगला प्रश्न क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी NIPFP के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सार्वजनिक नीतियों के लिए पंजीकृत एक अनुसंधान केंद्र है, मतलब जो पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए रजिस्टर्ड एक रिसर्च सेंटर है। सेकंड, यह उद्योग एवं वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट है। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स। बताइए NIPFP, A, B, C या D? सही उत्तर क्या है? सही उत्तर क्या होगा बताइए? और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये पब्लिक पॉलिसीज़ के लिए एक रजिस्टर्ड एक रिसर्च सेंटर है। क्या काम करता है नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगा। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है कि ये कौन से मंत्रालय के अधीन है, ये वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के अधीन नहीं है, ये वित्त मंत्रालय के अधीन काम करता है, इसलिए सेकेंड स्टेटमेंट हुआ हमारा रॉन्ग। अब ये देखते हैं हमने इस प्रश्न को बनाया क्यों। ये देखिए, आज के इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उर्जित पटेल इज़ बैक एज अ चीफ ऑफ की इकोनॉमिक थिंक टैंक, मतलब उर्जित पटेल वापसी हुई है उसकी, जिसको NIPFP का मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का इनको चीफ अपॉइंट किया गया है, जो भारत का एक प्रीमियर इकोनॉमिक थिंक टैंक एक सेंटर है। ये पूरा इंस्टीट्यूट क्या है, कैसे काम करता है, नेक्स्ट स्लाइड पे आपको दिखाऊंगा। ठीक है, चलते हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस पॉलिसी है ये, एंड ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये देखिए, ठीक है, तो मंत्रालय पता चल गया। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, हो सकता है प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आ जाए, यही टॉपिक आ जाए। ये देखिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी एक क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च इन पब्लिक इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसीज़, मतलब सार्वजनिक जो इकोनॉमिक्स है, शायद लोग बोलेंगे सार्वजनिक, बोलेंगे पब्लिक इकोनॉमिक्स ही बोल देता हूँ इंग्लिश में, और जो नीतियाँ है उनके लिए एक रिसर्च सेंटर है, जिसकी स्थापना 1976 में की गई, और जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के बीच मतलब के तहत एक हमारा पंजीकृत क्या है, ये इंस्टीट्यूशन है। इतनी बात याद आ गई। अब देखो आगे चले। द इंस्टीट्यूट अंडरटेक्स रिसर्च, मतलब जो संस्थान का काम क्या है, ये क्या करता है? अनुसंधान, पॉलिसी एडवोकेसी, बताता है कैसी नीतियाँ होनी चाहिए, क्षमता निर्माण में, किस में? पब्लिक इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये मदद करता है। ठीक है, वन ऑफ द मेजर मैंडेट है ऑफ द इंस्टीट्यूट इज़ टू असिस्ट, जो मतलब एक महत्वपूर्ण जो कार्य है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को और लोकल गवर्नमेंट को क्या किस चीज़ के लिए मदद करता है? जो सार्वजनिक नीतियों के निर्माण में और उनमें किस तरह के हमें सुधार करने हैं। ठीक है, उसके लिए क्या देता है? ये एनालिटिकल बेस प्रोवाइड करता है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, स्थानीय सरकार को। ये बात आई आपको समझ में। अब जब की स्थापना की गई थी, एक ऑटोनोमस मतलब स्वायत्त सोसाइटी के रूप में की गई थी, जो कि एक जॉइंट इनिशिएटिव था। जब इसकी स्थापना की गई 1976 में, किसके बीच में?
मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बीच में। उस टाइम का जो योजना आयोग था अब तो नीति आयोग हो गया है। और बहुत सारे सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स थे, इन सब ने मिलके इस एक पहल के रूप में इस थिंक टैंक का जो इस इंस्टीट्यूशन है, ये सेंटर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसको एस्टेब्लिश किया था। ये बात याद रहेगी ना आप सभी लोगों को। तो अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो इससे हमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। NIPFP। चलते अब आगे। अगला प्रश्न है, देखिए, हाल ही में समाचारों में चर्चा में रहे किलाड़ी खुदाई स्थल, किलाड़ी एक्सकेवेशन साइट का संबंध निम्नलिखित किस राज्य से है? मणिपुर, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। बताइए किस राज्य से संबंधित है ये किलाड़ी, और पिछले 2-3 साल से लगातार चर्चा में है ये किलाड़ी, ठीक है ना। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, मतलब तमिलनाडु से संबंधित है ये एक्सकेवेशन साइट किलाड़ी। देखते हैं क्यों चर्चा में आई। ये देखिए, आज के द हिंदू की खबर है, स्केलेटल रिमेन्स ऑफ ए चाइल्ड, एक चाइल्ड के जो स्केलेटल है उसका जो रिमेन्स मिले हैं कहाँ पे? तमिलनाडु में किलाड़ी की एक्सकेवेशन साइट है, ठीक है। खुदाई स्थल है, एक प्राचीन खुदाई स्थल है, यहाँ पे देख सकते हैं तमिलनाडु में ये किलाड़ी स्थल है। और बहुत सारे क्षेत्र में जो शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु का, वहाँ पे कुछ जो एक्सकवेशन के जो साइट्स है, किलाड़ी है, कोंगईथाई, मनालूर और अगारम विलेजेस, ठीक है। ये सारे के सारे किसमें? शिवगंगा में है। तो ये सब वहाँ पे प्राचीन स्थल है, उनकी खुदाई हो रही है, कुछ कुछ पुरानी जानकारियाँ निकल रही है, उसका अध्ययन किया जाएगा, पता चलेगा उस टाइम के लोग कैसे रहते थे, क्या खान पान था, क्या उनके कल्चर थे, वो सारे आइडिया मिलते हैं इस तरह की साइट्स के एक्सकवेशन से। आगे चलते हैं। ये देखिए, आज का हमारा जो अभ्यास प्रश्न है, प्रश्न क्या है? ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर आयोजित विभिन्न सम्मेलन एवं प्रोटोकॉल के विषय में निम्नलिखित पर विचार करें। वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल, ये मॉन्ट्रियल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली समझौता और पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अब आपको ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा या से सम्मेलन या प्रोटोकॉल, जो ये चारों चर्चा लिखे हैं मैंने, वियना, मॉन्ट्रियल, किगाली और पृथ्वी शिखर सम्मेलन है, ये कि ओजोन परत की सुरक्षा से संबंधित इनमें से कौन कौन सा सम्मेलन या प्रोटोकॉल है। इसका जवाब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना होगा कि ए है, बी है, सी है या डी है। सही उत्तर क्या है इसका, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, कल मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था और प्रश्न था कोडुमनाल खुदाई अर्थात कोडुमनाल एक्सकवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट था कि केरल के इरोड जिले में है। नहीं, ये केरल के इरोड जिले में नहीं था, ये तमिलनाडु में है, ठीक है। तमिलनाडु का इरोड जिला है और नोयल नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। और जो ये नोयल रिवर है, मैं बता देता हूँ, ये कावेरी की सहायक नदी है, ठीक है, कावेरी की सहायक नदी है। और एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है जिसका वर्णन संगम साहित्य में भी है। बिल्कुल सही बात है, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट सही था, फर्स्ट रॉन्ग था, और जो सही उत्तर हुआ ये हुआ ऑप्शन बी, ठीक है। अब देखते हैं इस प्रश्न को कल क्यों बनाया गया था। ये देखिए, कल के द हिंदू की खबर थी, कोडुमनाल डिग थ्रो लाइट ऑन मेगालिथिक जो ब्यूरियल जो रिचुअल्स है, मेगालिथिक कल्चर में जो दफनाने की जो किस तरह की प्रथाएं या परंपराएं थी, तो कोडुमनाल से जो खुदाई की गई वहाँ से उसके बारे में कुछ हमें लाइट्स मिली, पता लगा कि लोग बाग किस तरह से दफनाते थे, क्या कल्चर था, उसके बारे में जानकारी मिली है कोडुमनाल से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, निर्माण IAS की डेली करंट अफेयर बेस्ड MCQ की आज की सीरीज़ यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये पहल पसंद आ रही है तो हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।